मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 13 है आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स है वो मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज वन मेजर रीजन मार्स कैन नॉट करेंटली सपोर्ट लाइफ लाइक अर्थ। कौन सा एक वो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ जैसे मार्स पर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो अर्थ है उसके पास एटमॉस्फेयर है, वो इतना थिक है कि वो गैसेस को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकता है, लेकिन वहाँ पर जो है लिक्विड वाटर प्रेजेंट नहीं है और उसका एटमॉस्फेयर जो अर्थ से करीब 100 गुना जो है थिन होता है। ठीक है, तो मार्स के पास जो है बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है जो कि हीट को ट्रैप नहीं रख पाता है और जो है उसकी वजह से टेम्परेचर क्या है बहुत कम हो जाता है। तो लिक्विड जो है वहाँ पर किस फॉर्म में, वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता है। बिना डेंस एटमॉस्फेयर के और स्टेबल लिक्विड वाटर के जो कंडीशंस नीडेड होती हैं अर्थ के जैसे वहाँ पे जैसे स्टेबल एनवायरनमेंट हो, एयर हो, वाटर हो, ये सारी चीज़ों की वो वहाँ पर जो है एब्सेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of these is an example of geodiversity? आखिर जियोडाइवर्सिटी का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है? तो जो भी हमारे रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, ये सारे एक साथ आके जो सॉलिड पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? जियोडाइवर्सिटी। तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज एंड डेजर्ट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? जियोडाइवर्सिटी बोलते हैं। वैरायटी ऑफ अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स हैं जैसे कि रॉक हो गए, सॉइल हो गए, लैंडफॉर्म्स हो गए, माउंटेन, वैलीज, डेजर्ट्स, ये सारे जो हैं किसका एग्जाम्पल हैं? ये सारे जो है जियोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the earth were smaller with the same density what might happen to its atmosphere? अगर जो है अर्थ छोटी होती, डेंसिटी उसकी सेम है लेकिन अर्थ का साइज छोटा हो जाता, अर्थ का साइज छोटा हो जाएगा तो ग्रेविटी जो है वो बहुत वीक हो जाएगी और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस हैं वो एस्केप करके कहाँ चले जाएंगे? स्पेस में चले जाएंगे। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ क्या होगा? वो एस्केप होके वीकर ग्रेविटी की वजह से स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, स्मॉलर अर्थ होगी और डेंसिटी सेम होगी तो क्या होगा? वीकर ग्रेविटेशनल पुल होगा और वीकर ग्रेविटी जो है वो होल्ड करके नहीं रख पाएगी गैसेस को, तो जो भी एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेस में जो है क्या करेंगे? एस्केप करके चले जाएंगे। तो हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी जो है नहीं बचेगा अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In sexual reproduction, why are offspring different from their parents? Sexual reproduction में जो है offspring आखिर अपने पेरेंट्स से जो है डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों ही गैमीट्स का जो है मिक्सचर होता है, अलग अलग जो है जीन्स आकर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो दे गेट मिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स से क्या होता है? उनको मिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। हर जो पेरेंट है वो आधा जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जो है गैमीट्स के थ्रू भेजता है। अब जो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे तो ऑफस्प्रिंग के पास क्या आएगा? एक नया कॉम्बिनेशन आएगा, एक नया मिक्सचर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आएगा। इस मिक्सिंग की वजह से जो है वेरिएशन आता है और जो हमारा नया जो प्रोडक्ट बना है, जो हमारा ह्यूमन है, अगर ह्यूमन बेबी की बात करें तो जो बेबी है वो अपने मदर और फादर से जो है डिफरेंट होता है। तो आप नोटिस करेंगे कि टाइनी ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं क्रैक ऑफ योर स्कूल आफ्टर द मॉनसून में। आपने नोटिस किया कि आपकी बिल्डिंग जो थी स्कूल की उसमें क्रैक था और मॉनसून के बाद वहाँ पे एक छोटा सा जो है टाइनी ग्रीन कलर का एक प्लांट जो है वो ग्रो करने लगा। आपको क्या लगता है कि आखिर वहाँ पर सीड कैसे आया और क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह से प्लांट जो है वहाँ पर ग्रो करने लगा? तो वहाँ पे सीड हो सकता है हवा से आया हो,
हो सकता है कोई बर्ड जो है वो उसको लेकर आई हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि क्रैक में जो है कोई बर्ड या एनिमल जो है सीड लेकर आया हो, वो मुंह से उसके ड्रॉप हो गया हो, ट्रांसपोर्ट हो गया हो, एक्सक्रीट कर दिया हो उसने वहां पर सीड, या फिर विंड की उससे आया हो, या फिर हो सकता है कहीं से रेन वाटर के साथ जो है बहकर आ गया हो, ठीक है। अब ये हो गया हमको कि वहां पे सीड कैसे आया था, अब क्या क्या सिचुएशन उसको फेवरेबल मिली कि वहां पे वो ग्रो करने लगा। तो मॉनसून में उसको जो है नेसेसरी मॉइस्चर मिल गया, और वहां पे क्या था, क्रैक में धूल वगैरह जमा होगी, मिट्टी जमा होगी, वहां से उसको सॉइल मिला, ऑर्गेनिक डिब्रिस और वाटर जब मिला उसको, तो सीड को जो है क्या हुआ, उसको इन्हीं ऑर्गेनिक डिब्रिस से न्यूट्रिएंट मिला। सीड अपने एनर्जी अंदर भी जो है क्या करती है, स्टोर करके रखती है फूड को, जो कि उसको सपोर्ट करती है ग्रोथ में, ठीक है। तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, मॉइस्चर मिल रहा है, उसको वार्म टेम्परेचर मिल रहा है सनलाइट की वजह से, तो उसको सारी सिचुएशंस ऐसी मिली कि वो जो है सीड ग्रो कर सका, किस में, एक छोटे से प्लांट में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो अ सिटी हैज रिसेंटली कट डाउन अ लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्ट टू बिल्ड न्यू रोड्स एंड बिल्डिंग्स। एक सिटी है जहां पे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का हिस्सा जो है काट दिया गया है नई रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। डिस्कस द पॉसिबल इफेक्ट्स दिस कुड हैव ऑन लोकल क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इस चीज का वहां की क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, हाउ माइट दिस अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी और क्वालिटी इन द एरिया, और इसकी वजह से वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वाटर की जो क्वालिटी है उस एरिया में, उस पे आखिर क्या फर्क पड़ सकता है। तो हमने क्या किया, फॉरेस्ट को काट दिया, अब उसकी वजह से ट्रीज का जो एरिया था जहां पर ट्रीज प्रेजेंट थी वो क्या हुआ, कम हो गया। अब अगर वो कम हो जाएगा तो इसकी वजह से जो है रेन कम होगी, वो ट्रीज से जो है, ट्रीज की लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है, वो जो इवेपोरेट होता है वाटर, वो कहाँ जाता है, क्लाउड बनता है, क्लाउड से वापस जो है रेन होती है। अब वहाँ ट्रीज ही नहीं है तो जो है क्लाउड से कैसे रेन होगी, तो रेनफॉल कम हो जाएगा। अब रेनफॉल कम हो गया तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ट्रीज भी नहीं है, तो जब वो ट्रीज क्या करती हैं, सॉइल को पकड़ के रखती हैं, तो सॉइल को अगर पकड़ने वाला कोई नहीं है तो अगर मान लीजिए वहां पे सॉइल इरोजन की जो चांसेस हैं वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये जो है लोकल बायोडाइवर्सिटी, वहां पे पानी नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो एनिमल्स हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब होता है, और बिना ट्रीज के लेस रेनफॉल जो है, लेस रेन वाटर जो है वो ग्राउंड में जाता है, मतलब कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी जो है कम होता रहता है। तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम होगा, सॉइल इरोजन का जो है चांसेस बढ़ेंगे, और पॉल्यूशन की वजह से वाटर क्वालिटी भी खराब होगी, सॉइल की क्वालिटी खराब होगी, वेदर खराब होगा, सारी चीजें जो हैं एक हमारे डिसीजन की हमने फॉरेस्ट की कटिंग करी थी उसकी वजह से जो है खराब हो जाती हैं। ऑलराइट, तो एक फ्रेंड ने बोला कि अर्थ जो है हमेशा से ही क्लाइमेट चेंजेस उसमें आते हैं। अर्थ में हमने पढ़ा कि पुराने टाइम से जो है, पहले हम पढ़ते थे कि यहाँ पे जो है प्लांट्स वगैरह नहीं थे, फिर धीरे धीरे वाटर आया, प्लांट्स वगैरह आए, तो अर्थ पे क्लाइमेट चेंज तो बहुत सालों से होता ही आ रहा है। तो आज की ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कोई नई बात नहीं है। तो आप जो है उसके रिस्पॉन्स को कैसे जो है करेक्ट करोगे, आप कैसे उसके रिस्पॉन्स पे जो है रिएक्ट करोगे, आइए जानते हैं। तो क्लाइमेट चेंज पुराने टाइम से होता आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन धीरे वो चेंजेस स्लो थे। अब जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत रैपिड और बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो नेचुरल जो चेंजेस थी वो पहले से जो हो रही थी वो बहुत ही स्लो चेंज थी, धीरे धीरे स्लोली चेंज हो रहा था, तो हम उसको एज इवोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही रैपिड चेंज है, और मेनली
मेनली वो क्यों होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। हम बहुत सारा फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, हम पेड़ काट देते हैं, हम वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो खराब हो रही हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एक्स्ट्रा हीट जो है ट्रैप करती हैं। और अब ग्रीन हाउस गैसेज जब एक्स्ट्रा हीट ट्रैप करती हैं तब जाके क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो हमने क्या किया? फॉसिल फ्यूल्स बर्न किया, डिफॉरेस्टेशन किया। इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ और जो है ज़्यादा हमारे गैसेज ने क्या किया? हीट को ट्रैप किया और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई और डिफ़िकल्ट हो गया कि हमारा जो अर्थ है उस पे जो लाइफ है वो सरवाइव अच्छे से कर पाए। तो पुराने के टाइम की जो चीज़ें थी वो स्लो थी, वो धीरे धीरे अर्थ इवॉल्व हो रही थी। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत रैपिड चेंजेस हैं और इतने रैपिड चेंजेस होने की वजह से जो लाइफ है वो थ्रेट में आ जाती है अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड सडनली डिसअपियर्ड। आप इमेजिन करिए अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अचानक से डिसअपियर हो गया। तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो लाइफ पे जो अर्थ पर है उस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब अर्थ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या काम है? जो कॉस्मिक रेज हैं, जो हमारी सोलर विंड है उससे प्रोटेक्ट करना। अब अगर वो हमारी जो विंड है, जो सोलर विंड है, कॉस्मिक रेज है, उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो क्या होंगे? वो अर्थ पर आकर हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर को, हमारी जो ओजोन लेयर है उसको क्या करेंगे? उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो अगर अर्थ ने जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड लूज कर दिया तो जो सोलर रेडिएशन है हार्मफुल वो डायरेक्टली जो है कहाँ पर आएगी? अर्थ की सरफेस पे आएगी। इससे जो है हमारी जो लिविंग सेल्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, वो सबको क्या करेगी? सबको जो है डिस्टर्ब करेगी। पावर सिस्टम्स जो हैं उनको डिस्टर्ब करेगी और धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर को क्या करेगी? उस लेयर को भी डिस्टर्ब करेगी। अब हम अगर प्रोटेक्शन ही नहीं कर पाएंगे अर्थ की लेयर को तो क्या होगा? अर्थ के लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है, ओजोन लेयर बहुत ज़रूरी है। और अगर कॉस्मिक रेज और सोलर विंड कंटिन्यूसली हिट करती रहेंगी तो ये चीज़ें डिस्टर्ब होंगी और हेंस जो लाइफ है अर्थ पे वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। You are tasked with designing a new settlement for humans on Mars। तो आप इमेजिन करिए कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि मार्स पे जो है आपको ह्यूमन को क्या करना है? सेटलमेंट करना है। सारी अरेंजमेंट उस हिसाब से करिए। तो 3 चीज़ें बताइए जो आपको वहाँ पर चाहिए होंगी कि अर्थ जैसी लाइफ जो है जो आप वहाँ पर रिक्रिएट कर सकें और ह्यूमन लाइफ को वहाँ पर सपोर्ट कर सकें। तो इन तीनों में से जो है आपको जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं उसमें से आपको कौन सी चीज़ लगती है सबसे ज़्यादा हार्ड है वहाँ पर रेप्लिकेट करना और क्यों? ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम जो है मार्स को हैबिटेबल बना रहे हैं तो हमको एयर की ज़रूरत होगी, लिक्विड वाटर की ज़रूरत होगी और हमको हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं उनसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की भी ज़रूरत होगी वहाँ पर। ठीक है, तो अमंग दीज ये जो मैग्नेटिक शील्ड वाला पार्ट है ये हम कैसे बनाएंगे? थिक एटमॉस्फेयर जो है वो बनाना सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल काम होगा क्योंकि इसके लिए बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, प्लैनेटरी स्केल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जो कि सोलर विंड्स वगैरह को जो है ब्लॉक करती है। अब उस लेवल की कोई टेक्नोलॉजी लाना, इतने बड़े मार्स जितने बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी लाना, ये चीज़ें जो है बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वहाँ पर हमारे लिए स्टेबल कंडीशन बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैग्नेटिक शील्ड बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमको सोच समझ के जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका एप्लीकेशन बस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ विलेज द टेम्परेचर हैज़ बीन इंक्रीजिंग एंड रेनफॉल हैज़ बिकम अनप्रिडिक्टेबल ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। हमने देखा एक विलेज में जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था और साथ ही साथ जो हमारा रेनफॉल था उसका कोई प्रिडिक्शन ही नहीं था, मौसम के हिसाब से सूटेबल तरीके से जो है रेनफॉल हो ही नहीं रही थी। तो आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? कोई 2 तरीके बताइए
चाहिए जिससे जो विलेज है वो नए कंडीशंस को जो है अडेप्ट करके और जो है वो फर्दर अपनी वहाँ पे जो चीज़ें एग्जिस्टेंस है उसको अच्छे से मेंटेन करें। तो सबसे पहले कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, रेनफॉल अच्छी नहीं है। ये क्यों हो सकता है? हो सकता है आपने बहुत पॉल्यूशन किया हो सकता है आपने वहाँ के पेड़ वगैरह को काट दिया हो, तो ग्लोबल वार्मिंग आपने करी है, डिफॉरेस्टेशन किया है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। अब विलेजर्स को चाहिए कि वो क्या करें, वो रेन जब भी होती है तो उसके वाटर को हार्वेस्ट करें, अंडरग्राउंड लेवल को क्या करें, बढ़ाएं, ताकि उनके जो खेत वगैरह हैं उसमें क्या हो, पानी हो, पीने का पानी आपके पास हो, तो रेन वाटर को क्या करें, हार्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं। और जो क्रॉप्स अगर वो लगा रहे हैं, मान लीजिए सूखा पड़ जा रहा है, तो ऐसे क्रॉप्स लगाएं जिनको थोड़े कम पानी की ज़रूरत होती है, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, ताकि वो जो है अगर थोड़ा कम पानी भी हो तो क्रॉप सर्वाइव करे। और धीरे धीरे करके जो है आप जब क्रॉप्स लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे और जो है पानी को बचाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके सिचुएशंस क्या होंगी, सिचुएशंस जो हैं वो इम्प्रूव होने लगेंगी। इन सारी चीज़ों की हेल्प से वाटर को कंजर्व करके, सराउंडिंग्स को कूल रख के और फूड सिक्योरिटी को जो है आप अगर बना लेंगे तो क्लाइमेट चेंज के साथ जो है आप तब भी जो है ईजिली सर्वाइव कर पाएंगे। और ओवर द ईयर्स अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रही है, पॉजिटिव चीज़ें कंटिन्यू रही, तो आपके यहाँ का क्लाइमेट भी बेटर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, if there were no atmosphere on the earth, would it affect life, temperature and water on the planet? Explain। अगर मान लीजिए अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, क्या वो वहाँ पे जो लाइफ है, टेम्परेचर है, वाटर है, उसको अफेक्ट करता? बिल्कुल अफेक्ट करता। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ गैसेस है, तो एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो गैसेस क्या होंगी, ऑक्सीजन जो है वो स्पेस में एस्केप कर जाएगी, तो हमको क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। हमको जो है अगर वहाँ पे अच्छा टेम्परेचर नहीं होगा, सही टेम्परेचर नहीं होगा, तो लिक्विड वाटर जो है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो जो है हमको फिर वाटर की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, हमको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी हार्मफुल कॉस्मिक रेस से, और जो सोलर विंड्स हैं उनसे डेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होंगी क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, और नाइट्स जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होंगी क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नहीं दिखा पाएंगे हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो। तो वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा दिन के टाइम में, और रात के टाइम पे जो है बहुत फ्रीज हो जाएगा, और ये हमारे लिए हमारी लाइफ को वहाँ एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल बनाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस 5 एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 5 एग्जाम्पल्स हमको देखने हैं। आइए देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो पार्ट है प्लांट का उसी से नया पार्ट बना रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पार्ट्स के एग्जाम्पल देख रहे हैं। रोज लिया, रोज में स्टेम की कटिंग जो है हमने लगा दी, नया प्लांट बन गया। ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती हैं, उनके लीफ के जो नॉचेस है उस पर छोटे छोटे जो है एक्स्ट्रा लीफ और प्लांट्स निकलते हैं, आप उनको लगा देंगे, उससे क्या होगा, वो जो है एक नया प्लांट बन जाएगा। स्ट्रॉबेरी के जो रनर्स होते हैं, जो लंबी उसकी स्टेम जैसी होती है, उसको आपने लगा दिया, वो रनर्स से नया प्लांट जो है निकल आता है। पोटैटो का जो ट्यूबर, जो आई होता है, वो जो है वहां से स्प्राउट होके नया प्लांट निकल आता है। अनियन की जो बल्ब होती है उससे जो है नया प्लांट निकल आता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसे क्या होता है, जल्दी से जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बन जाते हैं। तो ये हमने जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 5 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, और हमने अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को अब कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।